हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजीएस इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और सभी को मेरी आवाज और वीडियो प्रॉपर आ रही होगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आरएसएमएसएसबी जेई डिप्लोमा के पेपर का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने डिग्री के पेपर्स का सॉल्यूशन कर लिया था, जो कि दो पार्ट में ऑलरेडी जा चुका है। पार्ट 1 फॉर 2020 एंड पार्ट 1 फॉर 2022, 2020 और 2022 के लिए। आज हम डिप्लोमा के 2022 के क्वेश्चंस देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस अभी लेटेस्ट जो हाल ही में आरएसएमएसएसबी जेई का पेपर हुआ है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो लोग नए हैं उनको मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है आशीष सोनी। लगभग 9+ ईयर से मैं पढ़ा रहा हूं। मोर देन लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को मेंटोर कर चुका हूं। कुछ इन सब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहा हूं और बहुत सारी रैंक्स जो है वो प्रोड्यूस कर चुका हूं। आरआरबी जेई सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 के कॉम्बो बैचेस को आप इनरोल कर सकते हो। इन सभी फीचर्स के साथ आपको मिल जाता है ऑफर फीस 799 रुपीज में। सीबीटी 2 का जो बैच है वो सिर्फ 499 रुपए में मिल जाता है आपको। आप चाहें तो इसमें अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। टेलीग्राम चैनल केजीएस इंजीनियर्स है और रेगुलर क्लास का जो टाइम है वो 11:30 AM है, मंडे टू सैटरडे। चलिए, the total current I is equals to I1 plus I2 in a circuit is measured as I1 is 150 plus minus 1 ampere and I2 is 250 plus minus 2 ampere, where the limits of error are given as the standard deviations। जो लिमिट है एरर की वो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में गिवन है। कहा जा रहा है करंट I क्या मेजर करेगा। तो सभी लोगों को मैं बता दूं, स्टैंडर्ड डेविएशन जब टोटल जो एरर्स गिवन होती हैं, जैसे कि ये जो एरर है स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में है, तो टोटल करंट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा उसका फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू करंट I1 सबसे पहले का होल स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल करंट I विद रिस्पेक्ट टू I2, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा यहां पर, और इसका स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अब यहां से डिफरेंशिएशन जब आप I का करोगे, ये I क्या करोगे I1 के रिस्पेक्ट में, तो 1 आएगा, तो ये 1 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 जो है वो 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर प्लस I का I2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, और जो I2 है वो 2 एम्पियर्स हो जाएगा, सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 4 और 1 5, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। अब यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 को आप 2.24 भी लिख सकते हैं। अब टोटल करंट जब आप ऐड करोगे तो आखिरकार आपको मिलेगा 150 प्लस 250 400 मिलेगा, सो ये हो जाएगा 400 प्लस माइनस ऑफ 2.24 एम्पियर्स इसका सही जवाब हो जाने वाला है। तो जिसने भी आंसर जो है वो बी दिया है उसका सही जवाब हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस हैविंग अ हाई वैल्यू वी शुड यूज। इसमें स्टार्टिंग के जो कुछ सवाल हैं वो आरएसएमएसएसबी जेई डिग्री के ही हैं, जो लास्ट अभी जो है रह गए थे 2022 के पेपर सॉल्यूशन में। तो मैंने सोचा पहले वो करा देता हूं, फिर उसके बाद डिग्री के क्वेश्चंस कराता हूं, सॉरी डिप्लोमा के क्वेश्चंस कराता हूं, और जहां से डिप्लोमा के क्वेश्चन शुरू होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस हैविंग हाई वैल्यू के लिए हम जो यूज करते हैं वो क्वालिटी फैक्टर 10 से ज्यादा होना चाहिए, और हम हेज ब्रिज का यूज करते हैं। मैक्सवेल ब्रिज के लिए हम क्वालिटी फैक्टर 1 से लेकर 10 के बीच में इस्तेमाल करते हैं, और मैक्सवेल वीन्स ब्रिज नहीं है, ये मैक्सवेल ब्रिज है, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, जहां पर क्वालिटी फैक्टर 1 से लेकर 10 के बीच में होता है। तो यहां पर सही जवाब आपका सी होने वाला है। आगे बढ़िएगा। एक रेजिस्टेंस वायर स्ट्रेन गेज यूजेस अ सॉफ्ट आयरन वायर ऑफ स्मॉल डायमीटर, गेज फैक्टर इज प्लस 4.2, नेग्लेक्टिंग द पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट, द पॉइजन्स रेशियो विल बी। पॉइजन्स रेशियो क्या हो जाएगा? तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। देखिए, गेज फैक्टर जो होता है वो आपका होता है 1 + 2 इंटू पॉइजन्स रेशियो प्लस चेंज इन द ये जो चेंज इन द रेजिस्टेंस है इन द पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट, ये यहां पर आ जाता है। चेंज इन द रेजिस्टेंस ड्यू टू पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट, आप ऐसा कह सकते हैं, ड्यू टू पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट, जिसको ये नेग्लेक्ट किया गया है ना, पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट। चलिए मैं यहां पर शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। अब यहां पर गेज फैक्टर दिया गया है, गेज फैक्टर आपका है 4.2, सो 4.2 बराबर में हो जाएगा 1 + 2 टाइम्स ऑफ न्यू, सो 2 न्यू हो जाएगा आपका। 4.2 - 1 करेंगे 3.2 हो जाएगा, और न्यू हो जाएगा 3.2 डिवाइडेड विद 2, ये आंसर आ जाएगा 1.6। तो यहां पर जो पॉइजन्स रेशियो है ये 1.6 हो जाएगा। सही जवाब जिसने भी सी दिया होगा उसका सही होगा। आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। इसमें बताना है सम ऑफ गेन्स ऑफ द फीडबैक पाथ्स इन द सिग्नल फ्लो ग्राफ। ये जो सिग्नल फ्लो ग्राफ आपको दिख रहा है, इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में गेन्स जो गेन है उसका समेशन क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा सभी लोग।
जो गेन्स हैं उनका समेशन क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे भाई। और सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर से कर देंगे, और चैनल को जितने लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, सम ऑफ द गेन ऑफ द फीडबैक पाथ, फीडबैक पाथ जितने भी फीडबैक पाथ है उनका समेशन। देखिए, एक फीडबैक पाथ, दो फीडबैक पाथ, तीन फीडबैक पाथ, तो तीनों आपस में तीनों तो ये और ये आपस में टच नहीं कर रहे हैं, तो 1 1। अच्छा, इसने डेल्टा नहीं पूछा है, तो समेशन ऑफ गेन्स पूछा है ओनली, तो हम लिखेंगे AF प्लस BE प्लस CD प्लस, ये दोनों आपस में टच नहीं कर रहे हैं, AF इंटू CD, AF इंटू CD, AF इंटू CD, और कौन सा टच नहीं कर रहा है, और कौन सा टच नहीं कर रहा है, AF इंटू CD। सम ऑफ द गेन्स ऑफ द फीडबैक पाथ इन द सिग्नल फ्लो ग्राफ, AF प्लस BE प्लस CD प्लस AFCD, AFCD है, AFCD, 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 AFCD तो है ही नहीं, आई थिंक यहां टाइपिंग एरर है। AFB, AFB, ABC, ये ऐसे गया, ये तो लूप होगा नहीं क्योंकि आप नोड को 2 बार टच कर रहे हैं, तो लूप तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ ये 2 नॉन टचिंग लूप हैं, और आई थिंक यहां पर वो मिसिंग है, AFCD होना चाहिए, BCD हो नहीं सकता, BC और D ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ABEF नहीं हो सकता, ABCDEF नहीं हो सकता, BCD नहीं हो सकता, सिर्फ यही बचा फिर तो यही बचा, सम ऑफ गेन्स ऑफ द फीडबैक पाथ इन द सिग्नल फ्लो ग्राफ, C बचा। अगर 2 इंडिविजुअल लूप नहीं लिख रहे हो तो फिर तो C ही ऑप्शन बचा। लेट मी चेक, हो सकता है कुछ टाइपिंग एरर हो सकता है कुछ टाइपिंग एरर हो, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन जो है जहां पर दिया गया है उसमें कुछ टाइपिंग एरर हो सकती है, नहीं है, टाइपिंग एरर नहीं है, यही है आंसर। इसने 2 इंडिविजुअल लूप, 2 नॉन टचिंग लूप्स को नहीं लिया है, क्योंकि ये लूप और ये लूप टच नहीं कर रहा है, इसका भी प्रोडक्ट लेना चाहिए था बट नहीं लिया है, तो सही जवाब आपका सिर्फ यही हो जाएगा, C। आगे बढ़िए। ट्रांस कंडक्टेंस GM ऑफ अ JFET इज इक्वल्स टू, जो ट्रांस कंडक्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा। ट्रांस कंडक्टेंस GM ऑफ अ JFET इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ट्रांस कंडक्टेंस GM जो हो जाएगा, सबसे पहले आपको ड्रेन करंट का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ID इज इक्वल्स टू IDSS, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस VGS बाई VP का होल स्क्वायर। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे डेल ID विथ रेस्पेक्ट टू डेल VGS, तो ये मिलेगा 2 IDSS माइनस 2 IDSS अपॉन VP, और ब्रैकेट में मिल जाएगा 1 माइनस VGS बाई VP, ये मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 IDSS अपॉन VP, ब्रैकेट में 1 माइनस VGS बाई VP। C आंसर इसका सही जवाब हो जाने वाला है, जिसने भी C दिया है उसका सही होगा। आगे बढ़िएगा। Consider the system shown in the figure 1 and figure 2 if the forward path gain is reduced by 10%। फॉरवर्ड पाथ गेन जो है, ये गेन 10% से रिड्यूस कर दिया गया दोनों ही सिस्टम में, तो वेरिएशन C1 और C2 में कितना हो जाएगा, इसमें और इसमें वेरिएशन जो है वो कितना हो जाएगा। देखो, आप सभी लोगों ने कंट्रोल सिस्टम में आई डोंट नो पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बट मैं आप सब लोगों को बता दूं, सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं, तो सेंसिटिविटी जब हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएशन इन द फॉरवर्ड पाथ, क्योंकि उसने कहा है फॉरवर्ड पाथ का गेन 10% कम कर दिया गया, तो यानी कि हम फॉरवर्ड पाथ में जब हम चेंज करते हैं कोई भी, तो उसमें उसका जो सेंसिटिविटी आता है वो 1/1 प्लस GSHS आता है, ये आता है। अब यहां पर GS की वैल्यू जो है वो दी गई है 10 और HS की वैल्यू दी गई है 1, तो यहां पर अगर हम सेंसिटिविटी करेंगे तो 1/1 प्लस 10 इंटू 1 हो जाएगा, विच इज 1/11 हो जाएगा। बट अगर आप देखेंगे तो आपने जो चेंज किया है वो चेंज किया है 10% का, तो 10% का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे वेरिएशन C2 में निकल जाएगा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में। तो सेंसिटिविटी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम्स की विद रिस्पेक्ट टू डिस्टर्बेंस इन अ फॉरवर्ड पाथ, यहां पर 10% का आपने चेंज किया है फॉरवर्ड पाथ में, और आपका जो फॉरवर्ड पाथ की वजह से डिस्टर्बेंस आ रहा है वो 1/11 आ रहा है, इसमें 1/11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नियर टू 1% के आसपास इसका आंसर आ जाएगा।
अगर आप यहां पर सेंसिटिविटी आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में निकालते हैं, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की जो सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टर्बेंस इन अ फॉरवर्ड पाथ होता है वो 1 के बराबर होता है। यानी कि जितना डिस्टर्बेंस आपने किया है फॉरवर्ड पाथ में वो 10% का किया है, उतना ही डिस्टर्बेंस आपको वेरिएशन C1 में देखने को मिल जाएगा। तो 10% आपको वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। ये पहला केस हो जाएगा, ये दूसरा केस हो जाएगा और ये दूसरे केस का रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है ना। सो दूसरे केस का जो रिजल्ट है वो यहां लिखा है, ये पहले केस का है। 10% और 1% इसका सही जवाब हो जाने वाला है। सी आंसर इसका हो जाएगा। ओके, चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो कंट्रोल सिस्टम्स का वो चैप्टर जरूर पढ़ना पड़ेगा, सेंसिटिविटी एनालिसिस इन अ क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन अ फॉरवर्ड पाथ, ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन अ फीडबैक पाथ एंड सेंसिटिविटी ऑफ क्लोज्ड लूप एंड सेंसिटिविटी ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एज वेल। स्टेप अप चॉपर है, उसको यूज किया जा रहा है ताकि लोड वोल्टेज 500 वोल्ट को डिलीवर किया जा सके 220 वोल्ट के सोर्स से। ठीक है, स्टेप अप चॉपर है। ब्लॉकिंग पीरियड जो है वो थर्स्टर का 80 माइक्रोसेकंड है। रिक्वायर्ड पल्स विड्थ कितनी होगी? चलिए, स्टेप अप चॉपर है तो आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा आपको Vs/1 माइनस अल्फा मिलेगा। आपको V0 दे दिया है 500 वोल्ट लोड वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज 220 है, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा और 1 माइनस अल्फा आ जाएगा आपका 220/500। तो यहां से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये 11/25 हो जाएगा यहां पर, और अल्फा की वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी कितनी? 25 में से 11 गए आप, 25 में से 11 गए आपका हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 25 आपका जो है ये आपका अल्फा हो जाएगा। अब ये जो अल्फा है ये आपका होता है टी ऑन डिवाइडेड बाई टी ऑन प्लस टी ऑफ, टी ऑन डिवाइडेड बाई टी ऑन प्लस टी ऑफ। टी ऑफ की वैल्यू आपको दे दीजिए, ब्लॉकिंग पीरियड 80 माइक्रोसेकंड का दिया गया है। यहां से टी ऑन निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, यहां से टी ऑन निकाल लीजिए कितना आ जाएगा। चलिए देखते हैं कितना आता है यहां पर। चलिए देखिए कितना आता है यहां पर। तो ये आ रहा है आपका, लेट मी चेक, टी ऑन 14 टी ऑन प्लस, या फिर इसको 14/25 ही कर लो, 0.56 कर लो, कैलकुलेटर से कर ही रहे हैं तो 0.56, और ये हो जाएगा 0.56 माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस 0.56 हो जाएगा, और 0.56 इंटू 80 हो जाएगा। तो यहां पर मैं माइक्रोसेकंड हटा देता हूं, 0.56 इंटू 80 कर लीजिए। सो 0.56 इंटू 80 हो जाएगा 44.8, 44.8 डिवाइडेड विथ 0.44, ये आ जाएगा 101.81, 101.81 माइक्रोसेकंड्स इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा इसका आंसर बी। जिसने भी बी दिया है उसका सही जवाब है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which type of charge carrier has the greatest mobility? Which type of charge carrier has the greatest mobility? बताइए कौन से चार्ज कैरियर की ग्रेटेस्ट मोबिलिटी होगी? पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके अलावा होल्स। तो सही जवाब इसका हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सबसे ज्यादा मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी के लगभग 2 से 2.5 गुना होती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, जिसने भी दिया है। आगे बढ़ते हैं। What is the magnetic susceptibility of an ideal superconductor? आइडियल सुपरकंडक्टर की ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी? तो आइडियल सुपरकंडक्टर की ससेप्टिबिलिटी हो जाएगी -1। आपको पता होना चाहिए ये बिल्कुल भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से फ्लो होने नहीं देता है ना, बिल्कुल भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से फ्लो होने नहीं देता, और इसीलिए इसकी ससेप्टिबिलिटी जो है वो -1 हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा इसका बी। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिप्लीशन रीजन, यहां से आपका शुरुआत है RS जेई डिग्री के क्वेश्चन, सॉरी डिप्लोमा के क्वेश्चंस। RS जेई डिप्लोमा के क्वेश्चंस जो है वो यहां से स्टार्ट हैं। E&M पेपर 2022 के यहां से क्वेश्चन शुरुआत है। देखते हैं कि क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है। चलिए, तो कहा है डिप्लीशन रीजन पीएन जंक्शन में कब फॉर्म होगा? तो फॉर्म कब होगा ये बोला है उसने, ये नहीं कहा है कि बढ़ेगा कब या घटेगा कब। उसने ये कहा है फॉर्म कब होगा। तो फॉर्म होगा ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। सही जवाब यहां पर आंसर डी हो जाएगा। अगर आपने आंसर रिवर्स बायस के दौरान दिया तो वही गलत हो जाने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही जो है वो पीएन जंक्शन फॉर्म हो जाता है, डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाता है। फॉर द सर्किट बिलो द वैल्यू ऑफ वी एंड आई, ये जो सर्किट आपको दिख रहा है इस सर्किट में आई और वी की वैल्यूज बताइए कितनी हो जाएगी। इस सर्किट में आई और वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? चलिए बताइएगा सभी लोग, क्या आंसर हो जाएगा? फॉर द सर्किट बिलो द वैल्यू ऑफ वी एंड आई आर, वी एंड आई
दिस वन इज आई एंड दिस वन इज वी, ये वी है और ये आई है। चलो देखो, सबसे पहले समझना होगा कि ये आपका एंड गेट है या और गेट है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा, ठीक है। तो आपको अगर पता हो तो और गेट जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, और गेट आपका कुछ इस तरीके से होता है, यहां पर पॉजिटिव और लॉजिक बोलते हैं, जिसमें ऑन होता है आपका हायर इनपुट देखकर, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव और लॉजिक हो जाता है, और यहां पर जो ये आप देख रहे हो ये आपका पॉजिटिव एंड लॉजिक है। तो इसमें लोअर इनपुट पर पहले ऑन होता है, जिसका इनपुट कम होगा वो पहले ऑन हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका ये वाला जो +5 वोल्ट बैटरी है, ये +5 वोल्ट बैटरी है, तो ये भी ऑन नहीं होना चाहिए। और यहां 1 दे रहे हो, यहां 5 है, तो ये भी ऑन नहीं होना चाहिए, ये भी ऑफ रहेगा। इस स्थिति में आपको अगर V निकालना है तो V क्या हो जाने वाला है, V आपका हो जाएगा 5 माइनस, ऑफ रहेगा तो आई थिंक करंट तो फ्लो करेगा ही नहीं, आई थिंक करंट तो फ्लो करना ही नहीं चाहिए। तो बिल्कुल जब करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो ये 5 वोल्ट जो है वो यहीं पर आ जाएगा डायरेक्ट, तो V आपका 5 वोल्ट हो जाने वाला है, और करंट फ्लो नहीं करेगा तो करंट आपका 0 हो जाएगा। तो 5 वोल्ट एंड 0 मिली एम्पियर इज द राइट आंसर। जिसने भी आंसर ए दिया है उसका सही जवाब है, जिसने भी आंसर ए दिया है उसका सही जवाब होगा। आगे बढ़िएगा। व्हाट इज द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का आउटपुट वेवफॉर्म क्या होता है। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का जो आउटपुट वेवफॉर्म होता है वो पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड साइन वेव होता है। सही जवाब इसका आंसर हो जाएगा बी, वीएफडी ड्राइव। वीएफडी ड्राइव में क्या होता है, अगर आपको पता हो तो आपको पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड साइन वेव मिलती है। एक वीएफडी एक प्रकार का मोटर कंट्रोलर है जो वोल्टेज को वेरी करता है ना, वोल्टेज को वेरी करता है और फ्रीक्वेंसी को सप्लाई करता है किसी इलेक्ट्रिक मोटर में, ताकि आप वेरिएबल स्पीड प्राप्त कर सकें। अब पीडब्ल्यूएम टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ट्रांजिस्टर को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर, स्पेसिफिक सीक्वेंस में, जिससे आपको वेरिएबल आरएमएस वोल्टेज प्राप्त होता है। और वेरिएबल आरएमएस वोल्टेज वीएफडी पर अलाउ करता है, वीएफडी पर अप्लाई किया जाता है, जिससे आपका करंट फ्लो कंट्रोल्ड होता है, और इसके द्वारा मोटर के फेजेस में करंट फ्लो अगर कंट्रोल होगा तो स्पीड जो है वो कंट्रोल होगी। तो यहां पर सही जवाब बी मिलेगा आपको। स्टार डेल्टा कनेक्शन में टर्न्स रेशियो अगर x रेशियो 1 है, प्राइमरी लाइन वोल्टेज V है और करंट I है, तो सेकेंडरी लाइन वोल्टेज और लाइन करंट कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले स्टार कनेक्शन में आपको पता होना चाहिए कि जो फेज वोल्टेज है वो √3 टाइम्स ऑफ आपका जो लाइन वोल्टेज है वो √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होता है, ये स्टार कनेक्शन में होता है। और स्टार कनेक्शन में लाइन करंट जो है वो फेज करंट के बराबर होती है। ये स्टार की बात हो गई। डेल्टा की अगर हम बात करें तो डेल्टा में आपका जो होता है वो आपका होता है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर, और आपका जो लाइन करंट होता है डेल्टा में वो √3 टाइम्स ऑफ द फेज करंट होता है। ये आप सब लोगों को पता होगा। अब आगे आ जाइए। अब कह रहा है प्राइमरी लाइन वोल्टेज V है और करंट जो है वो I है। प्राइमरी लाइन वोल्टेज स्टार डेल्टा कनेक्शन है, प्राइमरी लाइन वोल्टेज आपका V है। अच्छा देखिएगा, अगर आपका लाइन वोल्टेज और जो ये रेशियो दिया है ना, ये पर फेज दिया है, पर फेज, यानी कि N1/N2 मान लो, N1/N2, तो ये दिया हुआ है x/1 ये दिया हुआ है, ठीक है ना। N1/N2 करोगे तो ये I2/I1 आएगा। इसका मतलब I2 आप मान लीजिए डेल्टा हो गया, और I1 आपका जो हो गया वो I1 आपका स्टार में करंट हो गया, ठीक है ना। चलिए इसको बाद में करेंगे, पहले वोल्टेज की बात कर लेते हैं। ये रेशियो जो दिया है वो प्राइमरी वोल्टेज पर फेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज पर फेज का दिया है। अब उसने कहा है, ध्यान रखने वाली बात ये होगी, प्राइमरी लाइन वोल्टेज V है और उसने कहा है सेकेंडरी लाइन वोल्टेज क्या होगा। तो प्राइमरी लाइन वोल्टेज जब आप लोगे स्टार में है और सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज लोगे जो डेल्टा में है, तो लाइन वोल्टेज लिखेंगे √3 टाइम्स ऑफ द फेज वोल्टेज इन अ प्राइमरी यानी स्टार में, और डिवाइडेड बाय फेज वोल्टेज इन अ सेकेंडरी डेल्टा में फेज वोल्टेज, तो √3 टाइम्स ऑफ, अब यहां पर V1/V2 का जो रेशियो है पर फेज का वो x है, तो √3x हो जाना चाहिए। तो यहां पर आपका हो जाना चाहिए √3x, x यहां पर बाहर होगा, इसको मान लीजिएगा। तो आपका जो सेकेंडरी लाइन वोल्टेज हो जाएगा, उसने क्या कहा है, सेकेंडरी लाइन वोल्टेज क्या होगा, तो सेकेंडरी लाइन वोल्टेज यहां पर मैं नीचे लिख देता हूं, सेकेंडरी V लाइन वोल्टेज इन अ डेल्टा इज लाइन वोल्टेज इन अ स्टार
और यहां से √3x नीचे आ जाएगा, √3x नीचे आ जाएगा, यानी कि एक ही ऑप्शन बचा सिर्फ और सिर्फ बी, और आंसर जो है वो निकल कर आ गया। आगे आ जाइए, उसने कहा है सेकेंडरी लाइन करंट। अच्छा देखो, x/1 जो है वो आपका करंट आपका है किसमें, सेकेंडरी में बाई प्राइमरी में। सेकेंडरी है डेल्टा की, प्राइमरी है आपकी स्टार की। ठीक, तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि डेल्टा में जो फेज करंट है वो आपका लाइन करंट बाई √3 है, और आपको सेकेंडरी में ही निकालना है करंट, सेकेंडरी में ही करंट निकालना है। तो सेकेंडरी में करंट अगर आप निकालोगे तो I2 लाइन करंट इन अ सेकेंडरी इन अ डेल्टा, ये हो जाएगा आपका यहां पर आप अगर आप इसको लाइन में करेंगे तो लाइन डिवाइडेड बाई √3 लिखेंगे, तो √3 टाइम्स ऑफ x इंटू I1 स्टार में, तो √3x हो जाएगा। और यहीं पर देखिए वो आ भी रहा है √3x I स्टार, तो बी आंसर इसका सही जवाब हो जाने वाला है। बहुत ही अच्छा सवाल डिप्लोमा में पूछा गया है। आगे बढ़िए, कॉर्डिंग एंगल एलिमिनेटिंग फिफ्थ हार्मोनिक शुड बी, पांचवा हार्मोनिक्स एलिमिनेट करने के लिए कॉर्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, तो आपको हो पता है n अल्फा बाई 2 मस्ट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आप ऐसा कह सकते हैं अल्फा इज 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n की जगह रख दीजिए 5, 36 डिग्री आपका एंगल हो जाने वाला है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। एक सिंक्रोनस मोटर 2000 केवीए पावर ड्रॉ कर रही है और पावर फैक्टर 0.9 है और लीडिंग है, एफिशिएंसी 95% है, तो डेवलप्ड पावर कितना हो जाएगा। देखिए इनपुट पावर दिया है, एफिशिएंसी वुड बी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो यहां से आपका पूछा जा रहा है कि क्या होगा, डेवलप्ड पावर, आउटपुट पावर पूछा जा रहा है, पीडी कह लो। सो पी इनपुट 2000 केवीए इंटू 0.9 इंटू 0.95, पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई और एफिशिएंसी का भी मल्टीप्लाई। देख लेते हैं कितना आ रहा है, 2000 इंटू 0.9 इंटू पॉइंट, ये 1710 आ रहा है, 1710 किलोवाट इसका सही जवाब हो जाएगा। सी आंसर इसका सही जवाब हो जाने वाला है। चलिए जी आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। एक 230 बाई 230 वोल्ट 3 केवीए का ट्रांसफार्मर है जो कि फॉलोइंग रिजल्ट देता है। ठीक है, डिटरमाइन द एफिशिएंसी एट फुल लोड एट 0.8 पीएफ लैगिंग। ओपन सर्किट टेस्ट में आपको ये मिलता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपको ये मिलता है, और आपको निकालना क्या है, एफिशिएंसी निकालना है। चलिए एफिशिएंसी वुड बी, सबसे पहले 3 केवीए का ट्रांसफार्मर है, 3000, पावर फैक्टर 0.8 है, 0.8 लैगिंग है, तो 0.8 कर लीजिए डिवाइडेड बाई 3000 इंटू 0.8, और आपके सारे लॉसेस जोड़ दीजिए। 100 वॉट के आपके आयरन लॉसेस हो गए और 120 वॉट के आपके कॉपर लॉसेस हो गए। चलिए देख लेते हैं कितना आ रहा है यहां पर इसको सॉल्व करके। 2400 डिवाइडेड बाई 2400 प्लस में, और ये हो जाएगा 220, ये आ जाएगा 0.9160, यानी 91.60% जो है वो आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। आई थिंक यहां पर एफिशिएंसी का जो डेटा है वो गलत दिया है, लेट मी चेक, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां एफिशिएंसी का डेटा गलत दिया गया है, ऑप्शंस गलत दिए गए हैं। और पहली बात, ये एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर भी दिख रहा है, 230 बाई 230 दिया है। जस्ट अ सेकेंड मैं चेक कर लेता हूं। एफिशिएंसी निकालनी है ना, तो एफिशिएंसी
ओके, कोर लॉसेस आपके दिए हैं 100 वॉट्स और 91.6% ही इफिशियंसी आएगी यार, इसमें तो गलत दिया हुआ है। इफिशियंसी जो है वो 91.6% ही आएगी। इसमें गलत दिया हुआ है ये डेटा, ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। चलिए आगे बढ़िए। बाय हेल्प ऑफ द विच सिस्टम अ 3-फेज सप्लाई कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2-फेज सप्लाई। स्कॉट कनेक्शन से 3-फेज टू 2-फेज एंड वाइस वर्सा कन्वर्जन किया जाता है। आगे बढ़िए। 3-पॉइंट स्टार्टर इज यूज्ड विथ विच टाइप ऑफ मोटर। 3-पॉइंट स्टार्टर का किस प्रकार की मोटर में यूज किया जाता है? तो शंट एंड कंपाउंड मोटर्स में यूज किया जाता है, बट प्रेफरेबली हम शंट मोटर, अच्छा दिया हुआ है ऑप्शन, तो शंट एंड कंपाउंड मोटर दिया है ऑप्शन, दोनों साथ में दिया है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए। व्हाट विल हैपन इफ वी ऐड रेजिस्टेंस इन सीरीज टू द फील्ड ऑफ अ डीसी शंट मोटर? क्या होगा अगर हम रेजिस्टेंस ऐड करें सीरीज में, फील्ड के सीरीज में ऐड करें? तो भाई करंट घटेगा, करंट घटेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स घटेगा, और फ्लक्स घटेगा तो आपका जो स्पीड है वो बढ़ेगी, और टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई है ये, तो आपका टॉर्क जो है, फ्लक्स घटेगा, आर्मेचर करंट कांस्टेंट है तो टॉर्क घटेगा, स्पीड बढ़ेगी और टॉर्क घटेगा। सी आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट, विच मेथड इज डिप्लॉयड टू प्रोड्यूस डैम्पिंग फोर्स इन अ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल डिवाइस? कौन से डैम्पिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है पीएमएमसी में? एडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है पीएमएमसी में, आप सभी लोगों को यह पता होगा। 2 वाटमीटर मेथड में 3-फेज पावर मेजर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है 2 वाटमीटर मेथड। पावर फैक्टर 0.5 है। 1 वाटमीटर क्या रीड करेगा? बहुत ही सिंपल सा है, दोनों वाटमीटर जब बराबर रीड करते हैं तो पावर फैक्टर यूनिटी होता है। 1 वाटमीटर दूसरे का डबल रीड करता है तो पावर फैक्टर 0.866 होता है ना। और अगर 1 वाटमीटर आपका रीड करे, मान लीजिए कि 0 W1 जो है, अगर या W2 0 रीड करे, या W2 0 रीड करे, तो फाई बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ W1 बाई W1, क्योंकि W2 0 रीड कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा बराबर रीड करने पर √3 आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ, बाकी W1 कैंसिल हो जाएगा। √3 की वैल्यू फाई बराबर 60 डिग्री हो जाती है, और इस केस में आपका पावर फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। तो cos 60 की वैल्यू 0.5, इसका मतलब आपका 1 वाटमीटर 0 रीड करेगा। आगे बढ़िए। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द 2 मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल्स डिपेंड्स ऑन। म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल्स का किस में निर्भर करता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर, आपका फ्लक्स प्रोड्यूस बाय वन एंड लिंक्ड बाय अदर पर भी लिंक करता है, और इसके बाद करंट इन द फ्लक्स प्रोड्यूसिंग कॉइल, जिसमें जो करंट आपका किसी कॉइल में फ्लो हो रहा है उसकी वजह से फ्लक्स दूसरे कॉइल में लिंक कर रहा है, उस पर भी निर्भर करता है, और सभी पर निर्भर करता है। बिल जी हाँ, डी आंसर हो जाने वाला है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़िए। इंपॉर्टेंट टॉर्क मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, कंट्रोलिंग टॉर्क है, डैम्पिंग टॉर्क है। कौन कौन से टॉर्क है इंपॉर्टेंट टॉर्क? तो ये सारे के सारे जो है वो आपके इंपॉर्टेंट टॉर्क्स हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी है, कंट्रोलिंग टॉर्क भी है, और डैम्पिंग टॉर्क भी है। आगे आ जाइए। ऑन व्हाट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डू इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वर्क? किस प्रकार के इलेक्ट्रिक करंट के प्रभाव पे जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं वो काम करते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट के ये सारे के सारे प्रभाव होते हैं आपके। कौन कौन से प्रभाव होते हैं? हीटिंग इफेक्ट होता है, इसके अलावा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, और इसके अलावा लाइटनिंग इफेक्ट भी होता है। तो सारे के सारे प्रभाव पे आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, है ना। एमीटर हो गया, इसके अलावा पीएमएमसी हो गया। पीएमएमसी में मैग्नेटिक करंट के मैग्नेटिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग किया जाता है ना। इसी प्रकार से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में लाइटिंग इफेक्ट का भी प्रयोग किया जाता है। फोटोमीटर मान लीजिए इस प्रकार का है, जिसमें लाइटिंग के प्रभाव का भी प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। द इंस्ट्रूमेंट दैट डिस्प्लेज द टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, वह इंस्ट्रूमेंट जो टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक क्वांटिटी को जो है डिस्प्ले करता है विद इन अ पीरियड, उसको किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट कहते हैं? टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक क्वांटिटी विद इन अ पीरियड, उसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट किसी एक पर्टिकुलर समय पर जितनी एनर्जी जो है वो ली गई है लोड के द्वारा, वो सभी एनर्जी को रिकॉर्ड करता है। सही जवाब यहां पर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इसमें से कौन सा एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है? तो किलोवाट आवर मीटर जो है वो एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है। बाकी सारे के सारे आपके अदर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है, मैग्नेटिक नीडल, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सारे के सारे, बट किलोवाट आवर मीटर जो है वो आपका एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। जिसने भी आंसर डी दिया होगा उसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए। एक डिवाइस जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आइडियल वोल्टेज सोर्स से मैच करती है, एक जेनर वोल्टेज कहलाता है। जेनर वोल्टेज को फिक्स कर देता है। तो जेनर डायोड जो है वो एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक आइडियल वोल्टेज सोर्स से मैच करती है। आगे बढ़िए। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मशीन डिपेंड्स ऑन, किस पर फ्रीक्वेंसी निर्भर करती है? तो फ्रीक्वेंसी हो जाती है आपकी np/120। np/120 आप सभी लोगों को पता है स्पीड पर और पोल्स पर निर्भर करती है। अब स्पीड तो यहां पर है नहीं, नंबर ऑफ पोल्स है, बट एंगुलर वेलोसिटी भी है, तो इस पर भी निर्भर करेगी आपकी, क्योंकि स्पीड चाहे आप रोटेशंस पर सेकंड में निकाल लीजिए या एंगुलर वेलोसिटी कह लीजिए, तो दोनों पर निर्भर करना चाहिए। बट यहां पर जो है ये दोनों ही सही जवाब होने चाहिए, दोनों ही सही दिए हैं। तो आई डोंट नो डिपार्टमेंट ने किसको सही जवाब माना है। एक डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क में स्टार इक्विवेलेंट को प्रेजेंट किया गया है। आपको बताना है R1, R2 और R3 कितने होंगे। सिंपल है, R1 जब आप निकालेंगे तो आसपास के दोनों रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट कर दीजिए 30 × 5 और तीनों रेजिस्टेंसेस का समेशन कर दीजिए। 30, 15, 45 और 5, 50 हो जाएगा। तो 50 हो गया, 5 से 1 कट गया, 10 से 1 कट गया, 3 ओम आ गया। तो R1 आपका 3 हो जाएगा, R1 आपका 3 हो जाएगा। चलिए R2 निकाल लेते हैं। R2 हो जाएगा आपका ये यहां पर लगा हुआ है इन दोनों के बीच में 15 × 5 हो जाएगा, और आपका डिनोमिनेटर में वही 50 आ जाएगा। 5 से 1 कट जाएगा 10 बार, आपका 1.5 आ जाएगा। सो 3, 1.5 एंड 9 हो जाएगा। तीसरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आरएमएस वैल्यू साइनोसॉइडल सप्लाई वोल्टेज जिसकी पीक वैल्यू 100 है, तो उसका आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा? 100/√2 आपका आरएमएस हो जाएगा। ये सिंपल है, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। एज पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो करंट इंड्यूस्ड है वो मिडिल फिंगर के द्वारा निकाला जाता है। इसके अलावा थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बताता है कि आप जनरेटर को किस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहां पर, पावर फैक्टर किसी अल्टरनेटर का किस पर निर्भर करता है? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अल्टरनेटर का पावर फैक्टर उसके लोड पर निर्भर करेगा। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। एक हाइड्रोलिक टरबाइन जिसकी रेटेड स्पीड 250 आरपीएम है, उसको सिंक्रोनस जनरेटर से कनेक्ट किया गया है ताकि 50 हर्ट्ज की पावर को प्रोड्यूस कर सके। तो आपका पोल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? पोल्स की संख्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी गुणा 120 डिवाइडेड बाई स्पीड। आप ऐसे निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 50 गुणा 120 और स्पीड है आपकी 250। तो यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा 5 से कट जाएगा 5 बार, और ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 4, 24 पोल्स हो जाएंगे आपके। तो सही जवाब हो जाएगा डी, पोल्स की संख्या 24 आ जाएगी। एक पावर सिस्टम जिसमें 2 सिंक्रोनस जनरेटर्स हैं, गवर्नर टरबाइन कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार से है। F जो है फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, P1 और P2 जो है वो पावर आउटपुट्स हैं मेगावाट में टरबाइन और 1 और 2 के। सब मान लीजिए कि जनरेटर ट्रांसमिशन नेटवर्क जो है वो लॉसलेस है, तो सिस्टम फ्रीक्वेंसी 400 मेगावाट के लिए कितनी हो जाएगी? 400 मेगावाट का अगर टोटल लोड शेयर करना है तो यहां पर आपका टोटल पावर जो है वो दोनों जनरेटर्स मिलकर शेयर करेंगे, और दोनों जनरेटर्स की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है। तो यहां पर दोनों जनरेटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को आप रख दीजिए इस प्रकार से, और ये हो जाएगा आपका 2500 माइनस में 50F, ये हो जाएगा आपका 5100 और हो जाएगा आपका 100F। तो यहां से आपका 100 और 50 150F इधर आ जाएगा, 150F बराबर में 5100 और 2500 हो जाएगा आपका 7600 और माइनस में 400 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 7200। अब आप यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 7200 डिवाइडेड बाई आपका 150। तो यहां से आप देख लीजिए कितना आ रहा है। 720 डिवाइडेड बाई 15, ये आ रहा है 48 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जब आप 400 मेगावाट का लोड शेयर करेंगे। तो कंबाइंड फ्रीक्वेंसी जो है वो 48 हर्ट्ज हो जाएगी। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया हो। आगे बढ़िए। किसी सर्टेन ट्रांजिस्टर के लिए अगर बीटा की वैल्यू 500 है और बेस करंट 5 मिली एम्पियर का है, तो एमीटर करंट कितना हो जाएगा? एमीटर करंट हो जाता है आपका 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ बेस करंट। ठीक है, अब 1 प्लस 500 टाइम्स ऑफ बेस करंट 5 है,
501 और 5 मिली एम्पियर में है, ध्यान रखिएगा, 10⁻³ तो 2500 लगभग 2.505 मिली एम्पियर आ जाना चाहिए, सॉरी एम्पियर आ जाना चाहिए। तो 2.505 एम्पियर इज द राइट आंसर। आगे बढ़िएगा। एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर सैचुरेशन पॉइंट, एक बीजेटी का सैचुरेशन पॉइंट को कैसे डिफाइन करोगे? तो एक बीजेटी का सैचुरेशन पॉइंट वह होता है जिसमें आपके बेस करंट को बढ़ाने पर कलेक्टर करंट नहीं बढ़ता, है ना। पॉइंट अबव विच द इंक्रीज इन बेस करंट डज नॉट इंक्रीज द कलेक्टर करंट सिग्निफिकेंटली। आप बेस करंट बढ़ा रहे हैं लेकिन उसके कलेक्टर करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। यहां पर इसको मैं वीसी आउटपुट वोल्टेज बाई कलेक्टर करंट इस प्रकार से लिखूंगा, और बेस करंट को बढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहां पर आपको आईसी का सैचुरेशन वैल्यू मिल जाता है। पॉइंट अबव विच द इंक्रीज इन द बेस करंट डज नॉट इंक्रीज इन द कलेक्टर करंट सिग्निफिकेंटली, यही सैचुरेशन पॉइंट होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर करंट 10 मिली एम्पियर का है, 90% इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कलेक्टर पर पहुंच रहे हैं। तो बताइए कि एमीटर करंट क्या हो जाएगी और बेस करंट क्या हो जाएगी? देखिए कलेक्टर करंट आपका 10 मिली एम्पियर का है अगर, और 90% इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर पर पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि एमीटर करंट जो है आईसी जो है वो अल्फा ई के बराबर होता है, अल्फा ई के बराबर होता है। और अल्फा ई कह रहा है कि आपका जो है 90% इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कलेक्टर पर पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि आपका जो अल्फा है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। तो अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा आपका 0.9, 90% पहुंच रहा है ना, तो 0.9 टाइम्स ऑफ आईई, और ये आपका 10 है। तो आई कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 0.9। अब देख लीजिए कितना आ रहा है 10 डिवाइडेड बाई 0.9, आई थिंक 11 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, 11.11 मिली एम्पियर। अब एमीटर करंट बराबर होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, आपको बेस करंट निकालना है 11.11 माइनस में 10, तो ये हो जाएगा 1.1 मिली एम्पियर, 1.1 मिली एम्पियर 1.11 ही आ रहा है। तो यानी कि बेस करंट आपकी नियरर टू 1 मिली एम्पियर हो गई। बेस करंट जो है वो नियरर टू 1 मिली एम्पियर हो गई। फिर तो सही जवाब इसका हो जाना चाहिए डी। बेस करंट जो है वो आपकी 1 मिली एम्पियर के आसपास हो जाएगी, आधार धारा 1 मिली एम्पियर। डी आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। फॉरवर्ड वोल्टेज किसी सेमीकंडक्टर डायोड का चेंज हो रहा है 0.7 वोल्ट से 0.8 वोल्ट। फॉरवर्ड करंट चेंज होगा 10 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर। आपको फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बताना है। फॉरवर्ड चेंज इन वोल्टेज 0.8 माइनस 0.7, और आपका हो जाएगा 20 माइनस 10, ये हो जाएगा 10। सो 0.1 बाई 10 इसको लिखेंगे 0.01, और ये चूंकि मिली एम्पियर में है नीचे, तो ऊपर से 1000 का गुणा और कर दीजिए, ये मिली एम्पियर में था, तो ये करेंगे तो 10 ओम आ जाएगा। सही जवाब डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। रोटर वाइंडिंग सिंक्रोनस मोटर की एक्साइट की जाती है। तो सिंक्रोनस मोटर में डीसी एक्साइटेशन दिया जाता है, तो डीसी सप्लाई दिया जाता है 100 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट तक। एक 3 फेज सिंक्रोनस मोटर 200 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है लाइन से यूनिटी पावर फैक्टर पर रेटेड लोड पर। अगर सेम लाइन वोल्टेज कंसीडर करें और सेम लोड कंसीडर करें, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपका करंट है वो फिर पावर फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। पावर फैक्टर अगर आपने आधा कर दिया तो करंट जो है डबल हो जाएगा। I2 इज 2 टाइम्स ऑफ I1 हो जाएगा। 2 इंटू 200 यानी कि ये 400 एम्पियर का करंट जो है वो ड्रॉ करने लगेगी मशीन। आंसर ए इज राइट अगर आपने पावर फैक्टर आधा कर दिया तो। एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है वो 800 एम्पियर टर्न्स पर मीटर का है। कितना फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस करेगा? तो फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा म्यू एच। अब म्यू जो है वो यहां पर एयर में है ना, मान देखिए एयर लिखा है, तो यहां पर म्यू नॉट हो जाएगा। म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और एच आपको दिया है 800 एम्पियर टर्न्स पर मीटर। इसको सॉल्व कर लिए, देखिए कितना आ रहा है भाई। 800 इंटू 4 इंटू 3.14 आ रहा है 1.0048 इंटू 10⁻⁴, 1 2 3 4 10⁻⁻⁷, तो -3 हो जाएगा ये। तो 1 मिली वेबर पर मीटर स्क्वायर आप इसको कह सकते हैं। सही जवाब इसका हो जाने वाला है ए। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। कुछ फैक्ट है रिलेटेड टू पीएमएमसी। पहला, क्या वो एवरेज वैल्यू मेजर करता है? बिल्कुल सही। क्या इसके लीनियर होती है? बिल्कुल सही।
क्या स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए? बिल्कुल सही। क्या डैंपिंग टॉर्क एयर फ्रिक्शन डैंपिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? नहीं, एडी करंट डैंपिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो 1 2 3 इज राइट। जिसने भी आंसर बी दिया होगा उसका सही है। मैक्सिमम एफिशिएंसी 200 केवीए ट्रांसफार्मर की, जिसके आयरन लॉसेस 1800 हैं, फुल लोड कॉपर लॉसेस 3200 हैं, कितने केवीए पर मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी? तो एस एट ईटा मैक्स जो लोड दिया है वो 200 केवीए का दिया है, आयरन लॉसेस 1800 हैं और कॉपर लॉसेस 3200 हैं। 3200 हैं, यहां से कैंसिल हो जाएगा। 200 ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 16, 3/4 बाहर कर लो। 200 इंटू 3/4, 4 से ये कट जाएगा 5 बार। 150 केवीए पर मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी ट्रांसफार्मर की। 150 केवीए पर मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी ट्रांसफार्मर की। सेम पावर रेटिंग के लिए लोअर वोल्टेज अल्टरनेटर का साइज क्या होगा? अगर पावर रेटिंग सेम है तो जिसका वोल्टेज कम होगा उसका साइज ज्यादा होगा, ये ध्यान रखिएगा। बी है ये। जिसका वोल्टेज कम होगा उसका साइज जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी जहां पर कम होती है वहां पर आपको पावर जो है साइज जो है वो ज्यादा मिलता है। फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होने पर साइज जो है वो घटता है, बट फ्लक्स डेंसिटी कम होने पर साइज जो है वो आपका बढ़ता है। तो सही जवाब यहां पर होगा ऑप्शन बी। तो ये थे आपके सवाल। आई होप कि आप सभी लोगों को जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे के सारे समझ में आए होंगे और कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, ठीक है ना। और आपका जो CBT2 का बैच है वो 499 रुपीज में प्राप्त किया जा सकता है। मैंने RSMSSB JEE डिप्लोमा 2022 का जो है सॉल्यूशन करवा दिया है। आई थिंक ये 2022 ही था, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। 2022 का पेपर था जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। हाँ जी, 2022 का ही पेपर था। तो 2022 के डिप्लोमा के पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया है और अभी मैं हो सकता है 2020 के पेपर का सॉल्यूशन भी आपको करवाऊं, ठीक है ना, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा किस प्रकार के सवाल डिप्लोमा में पूछे जा रहे हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जितने लोगों ने नहीं किया है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।